हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के मॉडल पेपर के बारे में। उर्दू पेपर कैसे लिखना है, कैसे एक एक क्वेश्चन के जवाब को ब्यूटीफुली आंसर करना है, इन सभी चीज़ों को आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ में ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका पेपर होगा उसमें कितने सेक्शन होंगे, 70 नंबर के जो सवालात होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे, इन सभी चीज़ों को आज के सेशन में हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका पेपर होगा इसमें आपके पास में दो सेक्शन होंगे, दो हिस्से होंगे। पहला जो हमारा हिस्सा होगा यानी हिस्से अव्वल जो समझिएगा, हिस्से अव्वल जो होगा ये मारूजी सवालात का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मारूजी सवालात का ये सेक्शन होगा। अब समझिएगा, मारूजी जो सवालात आपके पास में होंगे ये आपके पास में 20 क्वेश्चन होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी यहाँ से 20 नंबर आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये जो आपके आंसर होंगे इन्हें आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। दूसरा जो आपका हिस्सा होगा वो हिस्से दोम होगा। हिस्से दोम में आपके पास में तहरीरी सवालात होंगे, यानी जिनके आंसर आपको कॉपी में लिखने होंगे, जवाब आपको नोट करना होगा, लिखना होगा। इनमें सबसे पहली पार्ट जो होगा वो मुख्तसर तरीन सवालात का होगा, यानी बहुत आपको जो है छोटे सवालात मिलेंगे जिनके जवाब मतलब ये है कि आपको एक लाइन में या एक लफ्ज में लिख देने होंगे। मुख्तसर तरीन जो सवालात आपके पास में होंगे ये 3 क्वेश्चन होंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा होगा मुख्तसर सवालात का सेक्शन। मुख्तसर जो सवालात आपके पास में होंगे, मुख्तसर जो सवालात आपके पास में होंगे, यहाँ आपके पास में 4 क्वेश्चन होंगे और 4 जो क्वेश्चन होंगे हर सवाल 5 नंबर का होगा, यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा पार्ट होगा तफसीली सवालात का, यानी जो जिनके आंसर आपको डिटेल्ड में लिखने होंगे। तफसीली सवालात में समझिएगा आपके पास में यहाँ पे जो आपके पास में 4 क्वेश्चन होंगे, हर सवाल 6 नंबर का होगा, तो 24 नंबर आपको हासिल हो जाएंगे। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इस तरह से इन सभी सवालात को मिलाकर 70 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। हर एक चीज़ को हम आपको हल करके भी बताएंगे, मारूजी सवालात भी बताएंगे, मुख्तसर तरीन भी बताएंगे, मुख्तसर ही बताएंगे और तफसीली सवालात कैसे हल करेंगे, सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारूजी सवालात के बारे में, जो कि हिस्से अव्वल के अंतर्गत आएगा। मारूजी सवालात में देखेंगे आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक सवाल होगा, तो 20 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। दर्जिल मारूजी सवालात के सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें मीर अनीस के वालिद कौन है? मीर दर्द है, मीर मुस्तहसिन खलीक है, मीर गुलाम हसन है, मीर गुलाम हुसैन जाहिक है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर मुस्तहसिन खलीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मिर्जा हादिर रुस्वा की विलादत कब और कहाँ हुई? 1858 को लखनऊ में हुई है, 1857 को दिल्ली में, 1845 को फैजाबाद में, 1855 को कानपुर में। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1858 ईस्वी को लखनऊ में आपकी विलादत हुई है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है? असरार मुआबिद है, सोज़े वतन है, चौगान हस्ती है, मैदान अमल है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सोज़े वतन। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? नोट कर लीजिएगा, धनपत राय। याद रखना होगा, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या? धनपत राय। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी बनारस में और 1936 ईस्वी बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1975 को लखनऊ में, 1980 को कानपुर में, 1985 को गोरखपुर में, 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही अहम मजमून है चारपाई, याद रखेंगे। चारपाई किसका मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। रतन्ना सरशार की तसानीफ है, पी कहाँ है? शेर कोहसार है, खुदाई फौजदार है। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है रतन्ना सरशार की तसानीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, उर्दू के पहले नॉवेल निगार कौन है? उर्दू के पहले नॉवेल निगार कौन है? मिर्जा हादिर रुस्वा है, मुंशी प्रेमचंद है, नजीर अहमद है, रतन नाज सरशार है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद। आपके नॉवेल का नाम क्या, जो कि उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? मिरातुल उरूस। नोट कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस जो है उर्दू का पहला नॉवेल है।
अगला क्वेश्चन, नज्म के लुग़वी माना क्या है? लड़ी में मोती पिरोना, मोतियों की लड़ी बनाना, नज्म करना या इंतजाम करना। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी लड़ी में मोती पिरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है गोदान है, उमराव जान अदा, शिकस्त और गबन। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शिकस्त जो है कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, उमराव जान अदा मिर्जा हाद रुस्वा का नॉवेल है और गबन भी मुंशी प्रेमचंद का ही नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल है मैदान अमल ऑप्शन में है, बाजार हुस्न है, असरार मुआबिद है, चौगाने हस्ती है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी असरार मुआबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुरूर जहां आबादी की पैदाइश कब और कहां हुई? 1873 पीलीभीत, 1869 जौनपुर, 1888 अलीगढ़, 1860 लखनऊ। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1873 ईस्वी पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम है? शेख नूरुल हसन, शेख अनवर है ऑप्शन में, शेख नूर मोहम्मद है, शेख नूरुल हक है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब एक क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, इमाम बीबी। नोट कर लीजिएगा, अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम है इमाम बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास में अल्ताफ हुसैन हाली है, आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, एहतशाम हुसैन है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, आला अहमद सुरूर ने, मोहम्मद हसन ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने। फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली। याद रखेंगे, फानी का असल नाम क्या है? शौकत अली खां। इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपकी पैदाइश कब हुई? 1869 ईस्वी में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मन आनम क्या है? ऑप्शन आपके पास में शेरी मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, रुबाइयात का मजमुआ है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी खुतूत का मजमुआ है। आप मुझे बताएंगे मन आनम किसके खुतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो जवाब आपका होगा फिराक गोरखपुरी को। उनके किस मजमुए कलाम के लिए? गुले नगमा के लिए। नोट कर लीजिएगा, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ? फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख के मुसन्निफ हैं। अल्ताफ हुसैन हाली हैं, सैयद एहतशाम हुसैन है, आला अहमद सुरूर है, शमशुर रहमान फारूकी है। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, ऊद हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में फैज़ हैं, गालिब हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, हसरत हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। गालिब की पैदाइश कब हुई? इसे भी आपको याद रखना जरूरी है। तो आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। याद रखेंगे, ऊद हिंदी जो है आपके खतूत का पहला मजमुआ है और आपके खतूत के दूसरे मजमुए का नाम क्या, उसे भी नोट कर लीजिएगा, उर्दू मुअल्ला। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत के दूसरे मजमुए का नाम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चकबस की नज्म कश्मीर किस हैयत में है? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसल्लस, मुसम्मन। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुसद्दस। मुसद्दस का मतलब होता है 6 मिसरों वाली, मुखम्मस यानी 5, मुसल्लस यानी 3 और मुसम्मन यानी 8। इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में असगर है, दूसरा फानी है, तीसरा जिगर है और चौथा जोश है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी असगर गोंडवी। असगर गोंडवी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तराना किसका शेरी मजमुआ है? यगाना चंगेजी है, असगर गोंडवी है, हसरत मोहानी है, जिगर मुरादाबादी है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला, यानी यगाना चंगेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जो कि मारूजी सवालात का लास्ट क्वेश्चन है। संगो खिश्त किसकी तसनीफ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है, कन्हैया लाल कपूर की है, पतरस बुखारी की है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कन्हैया लाल कपूर। तो ये थे आपके मारूजी सवालात। अब हम बात कर लेते हैं हिस्से दोम के बारे में। तो हिस्से दोम में आपके पास तहरीरी सवालात होंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला जो सेक्शन होगा, पहला जो
पार्ट होगा मुख्तसर तरीन सवालात का होगा, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो नज़ीर अहमद के नावलों के नाम बताए या कन्हैया लाल कपूर के कुछ मजमूओं के नाम लिखता है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे या फिर इसे आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, नावल गौदान के कुछ किरदारों के नाम बताइए या नावल के अज्जाए तरकीबी में किन अज्जा को अहमियत हासिल है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास में, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं के नाम बताइए या फैज़ की जाए विलादत व जाए वफात मासन लिखिए। तो ये थे आपके मुख्तसर तरीन सवालात। चलिए इनको हल कैसे करना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हिस्से 2 में देखिए आप हेडिंग लगाएंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा आपको लिखना होगा, साफ साफ लिखना होगा। हेडिंग कैसे आप लगाएंगे, हिस्से 2। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जवाब नंबर 1 इस तरह से लिखेंगे, जो भी आपका जवाब नंबर 1 है। उसके बाद में जो 2 आपके पास क्वेश्चन थे, जैसे क्वेश्चन था नज़ीर अहमद के नावलों के नाम बताइए या कन्हैया लाल कपूर के कुछ मजमूओं के, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो उसका जवाब देखिए कैसे लिखेंगे। नज़ीर अहमद के नावलों के नाम हैं मिरातुल उरूस हैं, बनातुन नाश हैं, तौबतुन नसूह हैं, फसाने मुब्तला हैं, इब्नुल वक्त हैं, अयामा हैं, रोयाए सादका। तो ये जवाब आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको जवाब नंबर 2 लिखना है। नावल गोदान के अहम किरदारों के नाम पूछा गया था, तो गोदान के अहम किरदारों में होरी हैं, गोबर हैं, धनिया है, रूपा है, सोना है, हीरा है, भोला अहिर हैं, राम सेवक हैं, दाता हैं, दाता दिन मिर्जा खुर्शीद। यानी एक लाइन में आपको इसका जवाब ज्यादा लिख देना है। जवाब नंबर 3 पूछा गया था, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं में शामिल हैं, देखेंगे बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और बगाने हिजाज। तो इस तरह से आप मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब एग्जाम में आसानी के साथ में लिख सकते हैं। तो ये थे आपके मुख्तसर तरीन सवालात और मारूजी सवालात के जवाब कैसे आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे मुख्तसर सवालात के बारे में। देखिए मुख्तसर सवालात जो कि हिस्से 2 के अंतर्गत है, यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर सवाल 5 नंबर का होगा, 20 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है मरसिया पर नोट लिखिए, कुछ मरसिया निगारों के नाम भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है इन लफ्जों की जमा बनाकर लिखिए, उफुक हैं, कौल हैं, फर्ज हैं, शजर हैं, अदब है, दलील है, शायर है, इल्म है। या फिर मुंदजल मुहावरों और ज़रबुल अमसाल में किन्हीं 5 को जुमलों में इस्तेमाल किए ये आप कर सकते हैं। यानी इनमें से जो आपके पास मुहावरे दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना ताकि इनके माना जो है वाज़ेह हो जाए। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, मुंदरजा झेल। छठा क्वेश्चन, मुंदरजा झेल इक़्तिबासात में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। इन्हें आप पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है। इनमें से किसी, या तो आप इसे सवाल कीजिएगा या तो आप इसे सवाल कीजिएगा, दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है। और या फिर कहा गया है मुंदरजा झेल अशार में से 3 की तशरीह कीजिए। या तो जो पहले 2 अलिफ और बा दिए गए उनमें से किसी को कर सकते हैं, या इस पूरे जो दूसरा या करके दिया गया इनमें से किन्हीं 3 अशार की तशरीह भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए 7वां जो क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में किन्हीं 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। इसमें आपको उसने तारीफ, इनमें से किन्हीं 2 की तारीफ लिख सकते हैं या फिर इन अशार की सियाक़ो सबाक़ के साथ में तशरीह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास में 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी मुख्तसर सवालात में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनका जवाब कैसे लिखना ये भी मैं आपको बतला देता हूँ। क्वेश्चन मैंने सभी के सामने आपको रीड कर दिए हैं, रीड कर दिया मैंने अच्छे से, देखिए आप फिर दोबारा से आपको दिखा देते हैं। अब इनके जवाब कैसे लिखने ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जवाब नंबर जो 4 था आपको हेडिंग लगाना है। फिर आपको जो कि मरसिया के बारे में चूंकि लिखना था तो मरसिया आप हेडिंग लगा देंगे। मरसिया हेडिंग लगाएंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, साफ साफ एग्जाम में लिखेंगे। कोशिश करेंगे आप दोनों तरफ अच्छी मार्जिन दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिले। अब देखिए मरसिया के बारे में आपको, मरसिया अरबी जुबान के लफ्ज रिसा से निकला जिसके माना है रोना, मातम करना, आह बुका करना। मरसिया इस्तिलाह बिलअमूम उस नज्म को कहते हैं जिसमें मरने वाले की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए, और बिलखुसूस मरसिये का इतलाक उस नज्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुताल्लिक कोई वाक़या गमंगेज पैराए में बयान किया जाए। बाकी तमाम की मौत पर कही जाने वाली नज्मों को शख्सी मरसिया कहते हैं, जैसे हाली का मरसिया गालिब, इकबाल का मरसिया दाग। तो ये होगी मरसिया की तारीफ। आगे देखेंगे, अभी मरसिया के बारे में लिखने हम। इब्तदाई मरसिये के लिए कोई खास शक्ल मुकर्रर नहीं थी। सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिये के लिए मुसद्दस की हैयत इख्तियार की। मीर खलिक और मीर ज़मीर के ज़माने मुसद्दस को मकबूलियत हासिल हुई और फिर मरसिये के लिए यही हैयत मखसूस हो गई। मीर ज़मीर ने मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं जो दर्जेल हैं, चेहरा हैं, सरापा हैं। आप इनको याद ज़रूर रखेंगे। मोटे तौर पर आप देखिए मरसिया किसे कहते हैं, याद कर लीजिएगा। मरसिया के माना क्या है, मरसिया के अज्जाए तरकीब। मरसिया के बारे में जब भी लिखने के आएंगे इस लाइन को आप देखिए याद कर लीजिएगा कि मरसिया के माना क्या है। मरसिया का मतलब जिससे मरने वाले की खूबियों को बयान किया जाए, बस इतना याद कर लीजिएगा। खास तौर से मरसिया उस नज्म को कहा जाता है जिसमें इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के बारे में बयान किया जाए, इतना आप याद कीजिएगा।
پھر آپ یاد کر لیں گے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہے، چہرہ ہے، سراپا ہے۔ اب چہرہ کا مطلب مرثیہ کا ابتدائی حصہ جس میں تمہید کے طور پر ایسے مضامین بیان کیے جائیں گے جن کا مرثیہ کے ہیرو سے براہ راست تعلق نہ ہو۔ سراپا کا مطلب اس میں ہیرو کا ناک، نقشہ، قد و قامت، شجاعت و نیک خوئی کا بیان ہوتا ہے۔ دیکھیں گے تیسرا ہے رخصت، تو مرثیہ کے اجزاء ترکیبی جو 8 ہے، تیسرا کیا ہے رخصت ہے، ہیرو کا میدان جنگ کرنے کی اجازت لینا اور عزیزوں سے رخصت ہونا، اور عزیزوں سے رخصت ہونا۔ آمد، یا آمد کا مطلب آنا، ہیرو کا میدان جنگ میں آنا۔ رجز کا عرب کے آداب جنگ کے مطابق ہیرو کا مقابل فوج کو فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے نام اور کارناموں سے واقف کرانا اور اپنی بہادری و برتری کا اظہار کرنا۔ اس کے بعد میں جنگ ہے، ہیرو کا کسی پہلوان سے لڑنا، کبھی پوری فوج سے بہادری کے ساتھ جنگ کرنا۔ شہادت یعنی ہیرو شہید ہو جائے گا، ہیرو کا زخمی ہونا اور شہید ہونا۔ اور چوتھا بین یعنی ہیرو کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرنا۔ تو یہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی ہو گئے۔ ہم نے کیا بتایا، مرثیہ کے معنی یاد رکھنا ہے، مرثیہ کسے کہتے ہیں، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی۔ اب اس کے بعد میں اردو کے اہم مرثیہ نگاروں کے نام یاد رکھیں، تو دو نام یاد رکھیے گا بالخصوص۔ اردو کے اہم مرثیہ نگاروں میں انیس و دبیر کا شمار ہوتا ہے، جس میں انیس کو بالخصوص اس صرف میں کمال حاصل ہے۔ تو یہ تھا آپ کا جواب نمبر 4، کیسے آپ کو لکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں جواب نمبر 4 میں آپ کو واحد اور جمع یعنی جمع لکھنا تھا، تو افق کی جمع کیا ہو جائے گی، آفاق، اسے ہم نے دیکھیے یہاں پہ نوٹ کر دیا ہے۔ قول کی جمع کیا ہو جائے گی، اقوال۔ فرض کی جمع کیا ہو جائے گی، فرائض۔ شجر کی ہو جائے گی اشجار۔ ادب کی کیا ہو جائے گی، آداب۔ دلیل کی کیا ہو جائے گی، دلائل۔ شاعر کی کیا ہو جائے گی، شعرا۔ علم کی کیا ہو جائے گی، علوم۔ تو جواب نمبر 5 بھی آپ کا کمپلیٹ۔ ایسے ہی آپ ایگزام میں لکھیں گے، واحد اور جمع 2 کالم بنائیں گے، بہت اچھے سے لکھیں گے، ہیڈنگ لگا کے لکھیں گے آپ۔ چلیے اب دیکھیں آپ کے پاس جواب نمبر 6 کیسے لکھنا ہے۔ جواب نمبر 6 جس میں ایک آپ کو نظم کے بارے میں لکھنا ہے، تو سیاق و سباق کیسے لکھنا ہو، تو یہ میں آپ کو ہیڈنگ لگائیں گے اس طرح سے۔ یہ بند برج 9 چکبز کی نظم کشمیر سے ماخوذ ہے۔ کیسے لکھنا ہوگا، یہ بند، یہ ٹکڑا، یہ اقتباس، اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ برج 9 چکبز کی نظم کشمیر سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ اس میں چکبز نے خطے کشمیر کے روح پرور فضا اور سرسبز و شاداب وادی کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کا اسلوب بڑا دلکش و دل پذیر ہے۔ اب تشریح میں جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، جتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ کشمیر کے پہاڑی پرندے، پہاڑ کے چشموں کے دہانے، ٹھنڈی ہوا، برساتی بادل، خوش رنگ میوے، ہرے بھرے چمنزار ایسے ہیں کہ یہاں آ کر برسوں کا بیمار بھی لمحوں میں صحت یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب محسوس کرتا ہے۔ اس باغ پر باغ بہشت کے مناظر بھی یاد آتے ہیں، اس پر دنیا کو ناز ہے اور یہ اس روئے زمین کا سرمایہ ہے۔ تو جواب نمبر 6 کیسے لکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے بات کر لیتے ہیں جواب نمبر 7، دیکھیے کیسے لکھنا۔ حسن تعلیل کی یہاں پہ ہم نے تعریف لکھی۔ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے شعر میں کسی حالت یا واقعہ کا وہ سبب بیان کیا جائے جو اس کا اصل سبب نہ ہو، بلکہ شاعر کے تخیل کی پیداوار، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اسی کو شاعرانہ توجیہ بھی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو۔ جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتے تھی موجیں فرات کی۔ اب موجوں کا یعنی فرات جو ندی ہے اس کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانا ایک فطری عمل ہے، جبکہ یہاں پہ شاعر نے شاعرانہ تعلیق کا استعمال کرتے ہوئے اس شعر میں شاعر نے شاعرانہ تعلیق استعمال کی ہے کہ حضرت امام حسین کی فوج کی پریشانی دیکھ کر فرات کی موجیں بے چین تھیں، حالانکہ موجوں کا ساحل سے ٹکرانا کیا ہے، فطری عمل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تضاد کو صنعت طباق بھی کہتے ہیں، یعنی کلام میں 2 الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، اپوزٹ ہوں، ولوم ہو، جمع کر تضاد یا طباق کہتے ہیں۔ مثلا ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ مرنا اور جینا یہ کیا ہے، تضاد۔ اس شعر میں مرنا اور جینا ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس لیے یہ صنعت تضاد ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے مختصر سوالات کو۔ اب آگے ہم بات کرنے والے ہیں تفصیلی سوالات کے بارے میں۔ دیکھیں تفصیلی سوالات میں آپ کے پاس 4 کوشچن ہوں گے، ہر سوال 6 نمبر کا ہوگا، یہاں سے آپ کے پاس 24 نمبر ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم کوشچن کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کا مطلب ضروری حوالوں کے ساتھ میں لکھیں۔ 2 اقتباس آپ کے پاس، ایک الف ہے۔ آگے دیکھیں گے با اقتباس دیا گیا ہے، تو کوشچن نمبر 8 میں 2 اقتباس ہیں، کنہیں ایک کے بارے میں آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ میں مطلب لکھنا ہے، تشریح لکھنی ہے۔ کوشچن نمبر 9 دیکھیں گے، مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون آپ کو لکھنا ہے، مضمون کیسے لکھنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ چلیے آگے ہم بات کر لیتے ہیں 10، اس عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بہت آسان ہوتا ہے خلاصہ لکھنا، جو اقتباس آپ کو دیا جائے اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے انہیں آسان لفظوں سے چینج کر دیے، بدل دیجیے، آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پہ جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ چینج کر دیجیے، بہترین خلاصہ آپ لکھ سکتے ہیں۔
तो 11वां क्वेश्चन आपके पास में है, मुंदरजा झैल उदबा व शोरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी और तर्ज तहरीर या खुसूसियात कलाम बयान कीजिए। फैज़ ऑप्शन में है, कन्हैया लाल कपूर है, कृष्णचंद्र है, अली सरदार जाफरी है, जिगर मुरादाबादी है। कुछ लोगों के तो आप जरूर याद रखिएगा, जैसे फैज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद की सवाने हयात आपको याद होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल। तो 4 से 5 लोगों की सवाने हयात आप जरूर याद रख लेंगे। फैज़ इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद इंपॉर्टेंट है, अल्लामा इकबाल इंपॉर्टेंट है, और जिगर मुरादाबादी, ये सब इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो ये हो गए तफसीली सवालात के 11 नंबर तक क्वेश्चन। अब इनके जवाब देखिए कैसे लिखने के। क्वेश्चन नंबर 8 ही आपके सामने, इसका जवाब कैसे लिखेंगे ये जरा समझिएगा। जवाब नंबर 8, सियाको सबाक हेडिंग लगाएंगे बहुत अच्छे से। इसीलिए देखिए मैंने हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि आपकी चीजें आपके जहन में बैठ जाए। ये इक्तिबास, ये टुकड़ा, ये अंश मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के शाहकार नॉवल उमराव जान अदा से माखूज लिया गया है। इस इक्तिबास को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है गोया उमराव जान खुद अपनी दुख भरी दास्तान अपनी जुबानी पेश कर रही हो। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चूंकि ये इमराव जान अदा के नॉवेल्स, अगर आपको समझिएगा इक्तिबास ये समझ में नहीं आता है किससे लिया गया है, तो जो आपको समझ में आता है उसको लिख दीजिए सियाको सबाक में, जिसके बारे में आपको नजर आए। लेकिन जो मतलब लिखिएगा, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है डेफिनेटली 2 नंबर आपको यहां से मिलेंगे और 4 नंबर आपके मतलब के मिलेंगे। तो 2 नंबर तो आप जो है मिस कर सकते हैं, गलत ना मिले आपको, लेकिन 4 नंबर तो आप हासिल ही कर सकते हैं। जो भी इक्तिबास मिले उसको आसान लफ्जों में चेंज करते हुए आप पूरे इक्तिबास को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, नंबर हासिल कर सकते हैं। उमराव जान अदा अपनी आप बीती बयान करते हुए कहती कि मुझे फैजाबाद में मुकीम हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस शहर की आबोहवा तबीयत के मुआफिक दिल लगा हुआ 8-10 दिन में कोई मुजरा आ जाता है, इसी पर जिंदगी बसर हो रही है। सारे शहर में मेरे गाने का चर्चा है, मुजरे में लोगों का सैलाब सा आ जाता है। लोग अक्सर मेरे कमरे के नीचे मेरी तारीफें करते हुए गुजरते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हासिल होती है। बचपन की बातें कभी कभी ख्वाब ख्याल की तरह जहन में आ जाती हैं। इसी के साथ दिल में एक जोश पैदा होता है कि लेकिन सल्तनत का जवाल, खात्मा, इस तरह से चंद जवाल लिखा गया, खात्मा लिख सकते हैं, गद्र, बिरजिस कद्र, ये सभी सानहे मेरी आंखों से गुजर चुके हैं, मेरी आंखों के सामने गुजरे हैं। अब तो ये कलेजा पत्थर की मानिंद हो गया, पत्थर की तरह हो गया है। ऐसे चेंज कर सकते हैं आप। माँ बाप की याद आती है तो ये ख्याल आता है कि खुदा जाने अब वहाँ कोई जिंदा भी हो या ना, वहाँ कोई बचा भी हो या ना बचा। ऐसे आप अल्फाज से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सियाको सवाक के साथ में मतलब कैसे लिखना है। अब देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको कैसे लिखना है, इसके हम जरा बताते हैं आपको। मजमून लिखना, तो मजमून लिखना बहुत आसान है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ परेशान हो जाते हैं। देखिए आमतौर पर मजमून के जो हमारे 3 हिस्से होते हैं, कोई भी टॉपिक आपके पास हो उसके 3 हिस्से, तमहीद उसमें होगा, मवाद होगा, इख्तिताम होगा। अगर इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखे लिखेंगे मजमून, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मजमून लिख सकते हैं। सपोज कीजिए आपको आगरा के बारे में लिखना है या ताजमहल के बारे में लिखना मजमून। अब ताजमहल कहाँ पे है, किस जगह पे है, थोड़ी बहुत उसके बारे में आप मालूमात दे सकते हैं। ताजमहल किस लिए जाना जाता है उसके बारे में दे सकते हैं। उसके बाद मवाद, यानी ताजमहल को किसने बनाया है, कब बना गया है, कुछ आपको जानकारी अगर हासिल हो तो उसे आप दे दीजिए और काम कर दीजिए। ताजमहल की खूबसूरती के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में आप आखिर में बयां कर दीजिए। तो एक बेहतरीन मजमून आसानी के साथ में आप लिख सकते हैं। या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जो आपको लगता है ताजमहल के बारे में जो जानकारी आपके पास उससे वहां पे शेयर कर दी। ईद उल फितर के बारे में आ जाता है तो उसे आप लिख दीजिए। होली के बारे में तो होली के बारे में आप जो सुनते आए हैं उसे लिख दीजिए, छोड़ना नहीं एग्जाम में क्वेश्चन को। तो इस तरह से जवाब नंबर आप 3 जो है आसानी के साथ में लिख सकते हैं। 10 में देखिए खुलासा मैंने आपको बताया था, खुलासा जैसा मैंने आपको बताया था वैसे आपको लिख देना है। एक खुलासा मैंने आपको करके यहाँ पे बताया है। देखिए जो आपके पास क्वेश्चन था जवाब नंबर 10 से, उसी में भी आपको दिखाया बैलगाड़ी दिया है। अब जो यहाँ पे मुश्किल लफ्ज है, बैलगाड़ी ने न सिर्फ उनके सफर को आसान कर दिया बल्कि उसे रफ्तार मिल गई। तो यानी बैलगाड़ी ने, आप लिख सकते हैं बैलगाड़ी ने उन लोगों के सफर को आसान बना दिया था और साथ ही साथ में उन्हें जो है इसके जरिए सफर करना जो है आसान हो गया था। अगले दिन का सफर वाकई उन्होंने पैदल के मुकाबले में दुगना किया। आप लिख सकते हैं अगले दिन उन्होंने सफर बहुत तेजी के साथ किया। पैदल चलने में उन्हें काफी समय लगता था, ऐसे उनके लिए सफर करना आसान हो गया। अभी 2 दिन का सफर और बाकी था, 2 दिन उन्हें और सफर करना था। अजनबी ताजिर ने वाकई उन पर एहसान किया। एक अजनबी ताजिर ने उन पर सचमुच उन पर जो एहसान किया, मेहरबानी की। तो यानी जो मुश्किल लफ्ज हैं उन्हें जो है आसान लफ्जों में चेंज करके लिख सकते हैं, या जो भी आपको समझ में आता है ऐसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको जो सवाल है लिखना है।
सवाने में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे मैंने यहाँ पे जिगर मुरादाबादी की सवाने हयात लिखी नहीं है, उनके बारे में कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इन की पॉइंट्स के सहारे पूरी जिगर मुरादाबादी के बारे में सवाने हयात मुरतब कर सकती हैं। जैसे आपको मैंने नाम बता दिया, अली सिकंदर नाम है, तखल्लुस जिगर है। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी 1890 ईस्वी मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर मुरादाबादी का इंतकाल गोंडा में 1960 में हुआ। जिगर के वालिद अली नज़र साहिब दीवान शायर थे। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमू आतिश गोले शोले तोरन दाग जिगर। यानी किसी भी शख्सियत के बारे में अगर 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, जो मैंने आपको बता भी दी हैं। अब देखिए कि एग्जाम में कुछ शख्सियात के बारे में आपको ज़रूर बेसिक चीज़ें तो आपको याद ही रखनी होंगी। अगर आप उनके बारे में नहीं याद रखेंगे तो कैसे पेपर हल करेंगे। जैसे आप ज़रूर याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में जरूर इतनी चीजें आपको याद हो, पैदाइश कब हुई है, नाम क्या है, सब चीजें आपको याद हो। प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें याद रखेंगे। और भी कुछ लोगों के बारे में याद रखेंगे, हाली के बारे में याद रखेंगे, इकबाल के बारे में याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कोई ना कोई इनमें से मिल ही जाएगा। आपके पास एग्जाम में कई ऑप्शन हो, सिर्फ एक पर लिखना होता है। और इसी के साथ साथ में फैज के बारे में भी आप याद कर सकते हैं। फैज के बारे में एक और नाम इसमें ऐड कर लीजिएगा जो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप हादी रुस्वा। हादी रुस्वा तो कम से कम इतने लोगों के बारे में, पैदाइश कहाँ हुई है, इंतकाल कहाँ हुआ है, इनकी कुछ अहम किताबों के बारे में ज़रूर आप याद रखेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से 70 नंबर का जो सवाल होगा उसमें मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये हमारा सेशन, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो इस क्लास को अपने उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए, इस तरह की क्लासेस के इंतज़ार करते हैं, मुंतज़िर रहते हैं। बहुत सारे लोगों के तक अभी हमारे चैनल की रीच नहीं हो पाई, अभी हम तक पहुँचे नहीं हैं, तो उनके साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत एफर्ट होती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए चीज़ों को तैयार करते हैं, तो आपसे ज़रा सी इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।